हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम देखने वाले हैं यूपीएससी के वेरियस एलिमिनेशन ट्रिक्स कौन सी है। बाद में हम स्टेटमेंट कैसे फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। बाद में नॉट ओनली, ऑलवेज, ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करके कैसे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है, और इजी से इजी क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट कैसे बनाया जाता है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को इजी कैसे बनाया जाता है। तो हमारे इस लेक्चर सीरीज में हम पहले देखने वाले कि 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा है, पहले लेक्चर में देखा है कि ये 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या होता है और वो एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि जो हमने ट्रिक्स हमारे टॉपर्स द्वारा बताया जाती है, ठीक है, जो हम प्रीलिम्स पेपर सॉल्व करते समय अप्लाई करते हैं, एक्चुअली में वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो वैसे तो हम ऐसे नहीं बताने वाले ये ट्रिक होती है वो ट्रिक, डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, ये CS प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2019 का पेपर 1 है, उसमें से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखा था और एक ट्रिक कैसे अप्लाई की गई थी, ये चार्टर एक्ट के क्वेश्चन में हमने देखा था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आगे जो थर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन आएगा, उसमें कैसे यूपीएससी ने अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था, पहले भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक रीडिंग ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक रीडिंग मतलब क्या, बेसिक NCERT, ठीक है, और बेसिक जो बुक्स होती है, हिस्ट्री या जोग्राफी या पॉलिटी या सब चीज़, मतलब यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रीलिम्स के एटलीस्ट आपको 6 मंथ या 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रीलिम्स के रिलेटेड सिलेबस में, ठीक है। तभी आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे इजीली टैकल किया जा सकता है और कैसे यूपीएससी ने इसको डिफ़िकल्ट बनाया है। पहले तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का टाइप कौन सा है। जैसे कि हम देखने वाले सिर्फ 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, और हमारी जो ट्रिक है, क्या ट्रिक है, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस। यूपीएससी 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस को ऑलवेज क्या करती है, 99.99% यूपीएससी हमेशा एक स्टेटमेंट इसमें गलत देती है, ठीक है। यूपीएससी हमेशा 99.99%, हम क्यों 99.99% पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, वो कभी 0.1% में कभी ज़्यादा भी घुस सकती है। तो इसलिए हम इसको 100% नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में यूपीएससी ने ऐसा किया है या नहीं किया है। तो जिनको हम 100% गारंटी देना चाहते हैं वो इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करें और देखिए कि कैसे यूपीएससी अपना पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं आज एक क्वेश्चन में कैसे हम यूपीएससी की ट्रिक्स आजमा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील। अब जो बंदा हर एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर रिवाइज कर रहा हो, उसको पता है, यूपीएससी को आदत है ऐसे बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। दिल्ली सल्तनत हो, ठीक है, विजयनगर एम्पायर हो, ठीक है, बाद में ऐसा बहुत से गुप्ता एम्पायर हो, बाद में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का कोई रिलेटेड कंसेप्ट पूछ लेती है। ऐसे बहुत सारे यूपीएससी का एरिया है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन फिक्स होता ही होता है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी कभी ऐसा नहीं पूछेगी इसका वॉर किसके साथ हुआ था, ये वॉर कौन जीता था, ऐसा वॉर के बारे में कभी नहीं पूछेगी। आपको पूछेगी तो क्या पूछेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। क्यों, क्योंकि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू, वो क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ पता है या नहीं, ये यूपीएससी को जानना है। तो यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में पूछा है दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या पूछा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। रेवेन्यू के मामलों में जो कुछ आमिल करके जो बंदा था, वो उसका काम क्या था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था। अब दिल्ली सल्तनत, गुप्ता एम्पायर, ये सारे हम पढ़ते हैं, लेकिन उस समय हमको पता नहीं होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, आमिल मतलब कौन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम रटना पड़ता है, लिटरली रटना पड़ता है, तभी हमको ये याद रहता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा,
आपने पढ़ा होगा आमिल, लेकिन आपको पता नहीं है कि रेवेन्यू के रिलेटेड था या कुछ लॉ के रिलेटेड था या रूल्स रेगुलेशन के रिलेटेड था या और कुछ था। ठीक है, तो आप पहला स्टेटमेंट को स्किप कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, द इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनस ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखिए यूपीएससी के पेपर सॉल्व करते समय हमको हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज कैसे यूज़ करना है। ठीक है, मान लीजिए अब हमको सेकंड स्टेटमेंट पता नहीं है, जाते थर्ड स्टेटमेंट पे। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखिए हमारा जो यहाँ ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा क्या है और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्यों, देखिए ये थ्री स्टेटमेंट ट्रिक का सेकंड पार्ट है। थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो हम बताने वाले हैं कि पहला पार्ट क्या है, थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होगा, जब भी यूपीएससी कभी ऐसा बोलती है कि ये सिस्टम इस राजा के दौरान इम्प्लीमेंट की गई, इस राजा ने इसको ये नाम दिया, इस राजा के दौरान ये वार जीता गया था, मतलब जो भी टाइम फ्रेम के बारे में कभी यूपीएससी आपको डायरेक्ट कोई एक स्टेटमेंट देगी, तब वो स्टेटमेंट गलत होने की संभावना 99.99% होती है। ठीक है, मतलब जब कभी यूपीएससी को पता होता है कि किसी स्टेटमेंट को सच मानने के लिए एस्पिरेंट्स को इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड अगर नहीं भी मालूम हो तो उसको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि ये इस टाइम आ सकता है या नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए यूपीएससी बोलती है कि इसने थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना चाहिए। तो यहाँ कैसे हम दिमाग लगा सकते हैं, मान लीजिए आपने दिल्ली सल्तनत कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपको पता नहीं है मीर बख्शी कौन था, आमिल कौन था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाते समय इजी बनाने का भी बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लेती है। मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब आपको सोचना है सेकंड स्टेटमेंट पे क्या है, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। देखिए नाम क्या है, इक्ता, और क्या बोल रहा है, एंशियंट, और वो भी इंडिजिनस। इक्ता नाम है उर्दू लैंग्वेज का। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज से रिलेट करता है, लेकिन पढ़ते समय ही हमको लगता है कि ये किसी फॉरेन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। ठीक है, तो हमको इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना है। अगर इक्ता वर्ड हमारे इंडिया में अगर किसी आने की कोई वजह हो सकती है तो वहाँ कोई फॉरेन इन्वेजन या फॉरेन ट्रैवलर आने के बाद ही ये वर्ड्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकता है। और लेकिन इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एंशियंट इंस्टीट्यूशन ऐसा बोला होता तो हम ये स्टेटमेंट सही मान लेते, लेकिन यहाँ का बोला है इंडिजिनस, मतलब पहले से ही हमारे इंडिया में बहुत पहले ज़माने से ये इक्ता सिस्टम थी, लेकिन उसको दिल्ली सल्तनत ने इम्प्लीमेंट किया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर इक्ता सिस्टम होती, एंशियंट होती, तब किसी गुप्ता ने इम्प्लीमेंट किया होता। ठीक है, मौर्य ने इम्प्लीमेंट किया होता, कोई तो होता ना जो जिसको लग रहा होता कि भाई चलो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट को फ्रेम करते समय जो एग्जामिनर था, जो एग्ज़ाम सेट का क्वेश्चन सेटर था, उसने क्या किया है, यहाँ सिर्फ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के इंडिजिनस वर्ड डाल दिया है। तो मैं अगर इसको हटाता हूँ, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट को हटाता हूँ, तो मेरा ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास बचे 1 ओनली एंड 3 ओनली। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको 1 एंड 3 में कन्फ्यूजन है। ठीक है, इन दोनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत हो सकता है या एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है। अब हमको पता है कि आमिल वर्ड को क्या बोलते थे, ये हमको कन्फ्यूजन है। अब बात बाकी है थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड स्टेटमेंट की। अगर हम यहाँ पे देखें क्या है स्टेटमेंट, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। देखिए केम इनटू एग्जिस्टेंस, ड्यूरिंग मतलब क्या है, यहाँ ड्यूरिंग मतलब क्या है, क्या बता रहा है, ये टाइम फ्रेम बता रहा है कि किसी राजा के समय कोई काम हुआ था, किसी राजा के समय कुछ काम कंप्लीट हुआ था या कोई विजिट हुई थी। यहाँ क्या बोला गया है कि जो मीर बख्शी का ऑफिस था, ठीक है, वो किसके टाइम आया गया था, खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये हमको फिक्स पता नहीं है, तो इसके बारे में हमको
ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पता है कि यूपीएससी जब कभी हमको ये टाइम फ्रेम के बारे में क्वेश्चन पूछती है तो वो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर हमको क्लिक करना होगा या हमको अटेम्प्ट करना होगा क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेटमेंट को भी रॉन्ग मानेंगे, क्योंकि यूपीएससी का बहुत पुराना पैटर्न है। टाइम पीरियड के बारे में यूपीएससी क्या करती है, हमेशा स्टेटमेंट गलत बनाती है। ठीक है, तो हमने अगर थर्ड स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो, फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत है ही है, सेकंड भी हमारा गलत है, अगर हम सिर्फ थर्ड को हटा दें तो हमारा बच जाता है सिर्फ ऑप्शन ए। तो इस स्टेटमेंट, इन तीनों स्टेटमेंट में सिर्फ क्या है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको सोचना होगा, जब कभी एग्ज़ाम हॉल में हमको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तब तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट इतने ढूंढ कर दिए हैं, इतने लंबे लंबे दिए हैं, तो ये सही होंगे। तो बंदा क्या कर देगा, 1 2 3 सही मार देगा। ऐसा नहीं करती यूपीएससी। यूपीएससी क्या करती है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ईजी भी बनाती है और ईजी को डिफ़िकल्ट भी बनाती है। तो इसीलिए हमको यूपीएससी का पैटर्न समझने की बहुत आवश्यकता है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ट्रिक समझ में आएगी। तो इस ट्रिक में हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है, इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम पीरियड के बारे में जो स्टेटमेंट यूपीएससी डायरेक्टली देती है वो मोस्टली रॉन्ग होता है। ठीक है, और सेकंड क्या है, जब कभी हमको एक किसी सल्तनत या किसी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी राजा के बारे में पढ़ना है तो उसका वॉर उसने कितना जीते, कब जीते, ये नहीं इंपॉर्टेंट। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था और उसका एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम रेवेन्यू, लॉ, पुलिस एक्सेट्रा के बारे में जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उसको हमको याद रखने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर टैकल करने में कोई अभी दिक्कत आएगी तो वो सिर्फ यही आएगी कि आपको बेसिक नॉलेज या बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाने को, अप्लाई करने को आती नहीं है। ठीक है, तो हर एक वर्ड यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक सिंपल सा वर्ड क्वेश्चंस को रॉन्ग बना देता है। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ हमको बता दीजिए, हम आपको बहुत ईजी तरीके से और आपको बता सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन कहाँ गया, 3 स्टेटमेंट, हाँ यहाँ गए 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो ये 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन फ्रेम में बैठ रहा है। कैसे, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो हमारे रूल में बैठ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड है, थर्ड है। हमारा रूल क्या है कि 99.99% यूपीएससी क्या ट्राई करेगी, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस में से एक स्टेटमेंट रॉन्ग देगी। ठीक है, तो चलते हैं, हमको ये ट्रिक कैसे हम आजमा सकते हैं देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, मान लीजिए आपको ये पता नहीं है महात्मा गांधी इंस्ट्रूमेंटल थे या नहीं, क्योंकि कभी भी देखिए हड़बड़ी में या कभी गड़बड़ में आप सारे स्टेटमेंट पढ़ने के सिवाय अगर आपने क्वेश्चन देख लिया और सोचने लगे कि ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो मैंने कभी महात्मा गांधी के बारे में या इंडेंचर्ड लेबर के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो यूपीएससी के तीनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और तभी सोचना है कि अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन द लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन द रिक्रूइंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ बाय द इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। अब यहाँ आपको क्या क्या यूज़ करना है, कॉमन सेंस, बेसिक रीडिंग और थोड़ी सी हमको अलर्टनेस चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है देखिए, क्या बोला गया है, विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। पहले तो हमको पता है कि कॉलोनियल रूल कैसा था। अगर कोई भी एक्शन हमारे इंडियन पीपल की तरफ द्वारा ली जाती है तो उनको दबाने के लिए उनके ऊपर एक्शन लेना, मतलब क्या, उनको जेल में डाल देना, गोलियां चलाना, ऐसे बहुत सारी एक्शंस थी। सेकंड क्या है, महात्मा गांधी के बारे में क्या पता है कि जब भी हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हैं तो पता होता है कि
इंग्लैंड का भले ही यूरोपियन या ब्रिटिश का हम पे बहुत सालों तक राज रहा हो, लेकिन गांधी जी को कभी ऐसा नहीं लगता था कि अगर ब्रिटिश वॉर में फंसे हुए हैं तो उसका यूज़ करके हमको ब्रिटिशों के खिलाफ़ हमको वॉर करना चाहिए। मतलब महात्मा गांधी जी को लगता था कि अगर ब्रिटिशर वॉर में फंसे हुए हैं तो उनको सहायता करने उनकी सहायता करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर ब्रिटिश वॉर में फंस गए तो हम उनको सपोर्ट ना करें, बल्कि उनको सपोर्ट करके हम इंडियंस को उनकी मदद करनी चाहिए और उनको वॉर में जिताने के लिए एफर्ट्स करना चाहिए। तो अगर हमको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है, मान लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन द लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमको पता है, कभी तो पढ़ा होगा, ये ब्रिटिशर था, ठीक है। और उसने क्या किया था? वॉर कॉन्फ्रेंस ली थी, ठीक है। महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट। देखिए ये यहाँ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बनाया गया है इसमें चेंजेस करना बहुत सिंपल है। अगर एग्जामिनर को लगा होगा कि भाई हमको ये स्टेटमेंट को सही या गलत बनना, वो क्या करेगा? महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट के बजाय अगर वहाँ सिर्फ महात्मा गांधी डिड सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर, मान लीजिए ऐसा स्टेटमेंट होता, तो उस एग्जामिनर को लगेगा सिर्फ इसमें नॉट डाल दो, हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो ऐसा कभी महात्मा गांधी कर ही नहीं सकते। वॉर कॉन्फ्रेंस हो या उनकी ऐसी सीधी राय भी नहीं थी कि उनको सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो भी हम ये क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सेकंड स्टेटमेंट हम रॉन्ग कर दे तो हमारा बचा क्या है? सेकंड, फर्स्ट वाला गया, थर्ड वाला गया और लास्ट वाला भी गया। तो हमारा आंसर क्या बचा? सिर्फ 1 और 3। भले आपको फर्स्ट और थर्ड के बारे में कुछ पता है या नहीं, फिर भी अगर आपको थर्ड वाले पे डाउट है तो कॉमन सेंस क्या बोलता है? कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग साल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल। अगर इंडियन पीपल ने साल्ट लॉ ब्रेक किया तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कॉलोनियल रूल द्वारा क्या किया गया? इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस है ना, कि कभी भी कुछ एक्शन अगर इंडियंस द्वारा ली जाती तो इनका काम ही था किसी को बैन कर दो, किसी को इलीगल बता दो, किसी को जेल में डाल दो। तो कॉमन सेंस थी, ये संभावना सही होने की बहुत सही माना जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा मैंने ये क्वेश्चंस किस तरीके से समझा है। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों ट्रिक्स को आजमा के बाकी सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और इन्हीं को आगे जो यूपीएससी का 2020 का पेपर आएगा अक्टूबर में, तो उस समय भी आपको ऐसा ही बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके ये 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के ट्रिक्स का ये सेकंड पार्ट था। आगे जब हम सॉल्व करने वाले हैं ये, जब तक हम 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन के बाकी ट्रिक्स नहीं कंप्लीट कर ले तब तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। बाद में हम 1 लाइनर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और जो अननोन एरियाज के क्वेश्चन बाकी सारे होते हैं उनको अटेम्प्ट करके हमको कम से कम हमको 95 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और वो बहुत इजी है और उससे हमको 120 प्लस स्कोर इजीली हमको स्कोर करना है और ये डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जब ये सीरीज़ कंटिन्यू करके थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे, थोड़ी बहुत ना बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन जब ये बहुत हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो हर बार ये स्कोर करने वाले लड़के, इनको आप पूछ सकते हैं कि ये कैसा हो सकता है, तो उनके पास सिर्फ पता है 120 प्लस और उसका लिए रीज़न कौन सा है? ओनली प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।